पैदा पला और बड़ा हुआ इस देश में लेकर जन्म, सच्चा देशभक्त है वही, हो देश है जिसका धर्म। अर्थात जिस देश में हमने जन्म लिया, जहाँ का हमने अन्न खाया, जहाँ हम पले बड़े, अगर हम उसी देश के सगे नहीं हुए तो हम देशभक्त कहलाने के लायक नहीं हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे ही महान देशभक्त के बारे में, एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसने आज के मॉडर्न भारत की नींव रखी, जिसने व्यापार जगत में अंग्रेजों से तब मुकाबला किया जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिन्हें आज हम सब भारतीय उद्योग जगत के पिता के रूप में जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान देशभक्त के बारे में। चलते हैं इतिहास की ओर। तारीख 3 मार्च 1839, गुजरात के एक शहर नवसारी में, जहां एक पारसी व्यापारी नौसरवान जी के घर में जन्म हुआ एक पुत्र का नाम रखा गया जमशेद जी। पिता नौसरवान अपने पूरे पारसी वंश में पहले व्यापारी थे। इनके पूरे वंश में इनसे पहले कभी किसी ने कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं किया था। बेटा जमशेद छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मात्र 14 साल की उम्र में वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का व्यापार में भी हाथ बंटवाने लग गया था। समय की मांग के अनुसार आंखों में बड़े सपने लिए और कुछ बड़ा करने की चाहत से नौसरवान जी परिवार समेत बम्बई आ गए। बेटे की व्यापार में रुचि देखकर नौसरवान जी ने पुत्र जमशेद को हांगकांग भेज दिया। वहाँ इन्होंने 4 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी करी और बाद में पिता के कारोबार को बढ़ाने के लिए दुनिया के काफ़ी विदेशों में ये गए। एक रोज़ जब ये मैनचेस्टर में थे तो वहाँ स्कॉटलैंड के एक प्रख्यात लेखक आए हुए थे। ये उनको सुनने के लिए गए। जब लेखक स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो उनकी एक बात जमशेद के दिल में उतर गई। लेखक ने कहा, जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है उसका जल्दी ही सोने पर भी अधिकार हो जाता है। इस एक बात का उनके दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। शुरुआती दौर में इस 25 साल के लड़के ने लंदन में एक भारतीय बैंक खोला। जी हाँ, गोरों की राजधानी में भारतीय बैंक। ये बात उस दौर की है जब भारत इन्हीं गोरों का गुलाम हुआ करता था। उस समय फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत क्राइसिस थे, रिसेशन का दौर था जिसका असर पूरे उद्योग जगत पर पड़ा और ये बैंक भी बच नहीं पाया। और इस लड़के को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उदास मन, टूटे दिल के साथ ये लड़का अपने घर भारत वापस आ गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया। अब वापस खड़े होने की कोई उम्मीद ही नहीं, कोई हिम्मत ही नहीं। 29 साल की उम्र तक आते आते नुकसान, कर्जा, डिप्रेशन जैसे हालातों से ये लड़का रूबरू हो चुका था। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए। अब जरा सोचिए, अगर उस लड़के की जगह आप होते तो क्या करते? वो लड़का जो अपना सारा कैपिटल गंवा चुका है, वो लड़का जिसका बैंक बंद हो चुका है और डिप्रेशन में है, ऐसे समय में अगर आप उस लड़के की जगह होते तो क्या करते? क्या आप दोबारा शुरुआत करते या फिर किस्मत को कोसकर बैठ जाते? ऐसी सिचुएशन में जहां बहुत से लोग टूटकर, हताश होकर बैठ जाते हैं, ये लड़का उठा और दोबारा से शुरू करने का निश्चय किया और सिर्फ 21,000 रुपये की एक छोटी सी रकम से एक नए व्यापार की शुरुआत की और स्थापित किया एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम आज देश में बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। हम उन्हें जानते हैं टाटा ग्रुप के नाम से और मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बारे में। 1868 में इन्होंने 21,000 रुपये की रकम से एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल खरीदी और बाद में उसे एक कॉटन मिल में बदल दिया। 2 साल तक इन्होंने वो मिल चलाई और उसके बाद एक अच्छे मुनाफे के साथ अच्छी कीमत पर उसे बेच दिया और बाद में उस पैसे से इन्होंने नागपुर में एक कॉटन की मिल लगाई, एक कॉटन का कारखाना लगाया। हालांकि जब इन्होंने नागपुर में कॉटन मिल लगाने की घोषणा की तब उनकी बहुत आलोचना भी हुई। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर कॉटन मिल्स मुंबई में थी और मुंबई को उस टाइम टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था और मुंबई छोड़कर नागपुर में कॉटन मिल स्टार्ट करना लोगों की नज़र में ये समझदारी भरा डिसीजन नहीं था। मगर जमशेद जी के दिमाग में क्या चल रहा था इसके तो वही जानकार थे।
इस मिल का नाम उन्होंने रखा स्वदेशी कॉटन मिल, और यही कॉटन मिल आगे चलकर उस टाइम की सबसे बड़ी कॉटन मिल बनी। उस टाइम तक टाटा फैमिली को एक छोटा व्यापारी समझा जाता था। मुंबई व्यापार जगत में उनको लास्ट बेंचर बिजनेसमैन माना जाता था, और अंग्रेजों के इसी भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल स्थापित की, जो कि उनकी पहली औद्योगिक कंपनी भी थी। और यहीं उन्होंने अपने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की सोच को साकार करने की नींव रखी। उन्होंने सोचा कि हम कपास के साथ साथ, कॉटन के साथ साथ ऐसी चीज़ों का भी प्रोडक्शन करेंगे और उनको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि भारत देश और भारतीय इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और यहीं से उन्होंने फिर सफलता के शिखर पर चढ़ते गए और फिर कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। ये वो समय था जब देश गुलाम था। वो समय से कहीं आगे की सोच रखने वाले इंसान थे। जमशेदजी टाटा के अनेकों क्रांतिकारियों, राष्ट्रवादियों से अच्छे संबंध थे। वो समय समय पर देश की स्वाधीनता के लिए चलने वाले आंदोलनों को आर्थिक सहायता भी करते रहते थे। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जीवन के 50 साल पूरे हो चुके थे। एक रोज़ वो किसी अन्य देश में व्यापार से संबंधित किसी काम से जा रहे थे, और इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी महान शख्सियत से जिन्होंने जमशेद जी की ज़िंदगी, जमशेद जी के सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। बात है सन 1893 की। उस टाइम तक टाटा जी अपनी एक पहचान बना चुके थे। व्यापार जगत में उनका एक अच्छा नाम हो चुका था। उनकी मुलाकात हुई एक दूसरे भारतीय से। शरीर पर भगवा वस्त्र, सिर पर भगवा पगड़ी, चेहरे पर एक तेज, एक ऐसी भारतीय शख्सियत जिसके नाम का डंका ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा था। जमशेद जी टाटा की मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद जी से। जब भारतीय उद्योग के जनक पिता की भेंट भारतीय अध्यात्म के पितामह से हुई, और इस मुलाकात ने टाटा जी की सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस मुलाकात के दौरान उनकी आपस में बहुत सी बातें हुई। जमशेद जी ने उन्हें बताया कि कैसे वो विदेश में नई मशीनरी, नए पुर्जे सामान की तलाश में जा रहे हैं, ताकि वो भारत में एक बड़ी स्टील इंडस्ट्री लगा सकें और भारत को एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बना सकें। स्वामी जी ने जवाब में कहा, कैसा हो अगर हम पाश्चात्य की टेक्नोलॉजी को भारत ले आएं और उनकी साइंस टेक्नोलॉजी को भारत के अध्यात्म के साथ जोड़ दें। ये बात जमशेद जी टाटा के मन में घर कर गई। यहाँ से टाटा जी को दो बातें समझ में आई। पहली रोजगार और दूसरी शिक्षा। उनको समझ में आया कि अगर आम भारतीय को शिक्षित किया जाए और उसे रोजगार दिया जाए तो वो देश की तकदीर बदल सकता है। और फिर बस टाटा जी इसी मिशन पर लग गए। ये उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद ये दोनों महापुरुष फिर कभी नहीं मिले। स्वामी जी ने तब जब शिकागो में अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसके लोग आज भी मुरीद हैं, आज उस भाषण के बाद फिर ब्रिटेन के एक अखबार ने लिखा, आफ्टर लिसनिंग हिम वी फाइंड हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू हिज कंट्री। टाटा जी को ये बहुत अच्छा लगा और एक दिन 1898 स्वामी जी को टाटा जी का एक खत मिला। खत में लिखा था, डियर स्वामी विवेकानंद जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी याद होगी। हम लोग एक ही जहाज़ में जापान से शिकागो यात्रा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कैसे आपने भारतीय अध्यात्म और धर्म की बात कही थी। आपने कहा था कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पूंजी को संजो के रखें और इसका उपयोग हमारे भारतीय समाज, हमारी व्यवस्था को बेहतर करने में करें। आपकी उसी बात से प्रभावित होकर मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर इंडिया स्थापित करने जा रहा हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि भारतीय अध्यात्म और विज्ञान का समावेश कर सकूं, जो बहुत ही मानवीय और आध्यात्मिक स्तर पर शिक्षा दे सके। मैं चाहता हूं कि अगर इस मुहिम की अध्यक्षता आप जैसा कोई महानुभव करे तो ये विज्ञान और अध्यात्म का एक बेजोड़ संगम होगा। विथ काइंड रिगार्ड्स, आई एम डियर स्वामी, योर्स फेथफुली, जमशेद जी टाटा।
मगर स्वामी जी उस समय रामकृष्ण मिशन में लगे हुए थे, इसलिए वो खुद को समय नहीं दे पाए। मगर उन्होंने तुरंत अपनी एक शिष्या निवेदिता को भेजा। ये दोनों मिले, आपस में विचार विमर्श हुआ कि कैसे ज्ञान और विज्ञान को आपस में जोड़ा जाए। सारा प्लानिंग होने के बाद जमशेद जी ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ के वॉयसरॉय के सामने रखा और वॉयसरॉय ने इसे सिरे से नकार दिया, ये कहकर कि भारतीयों को उच्च शिक्षा की क्या जरूरत, और अगर उनको शिक्षा दी भी जाए तो उनको रोजगार कौन देगा। इस बात का टाटा जी को थोड़ा बुरा तो लगा, मगर उन पर इस बात का कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि वो रोजगार को पहले ही तैयार कर रहे थे। उस समय उन्होंने इस काम के लिए 30 लाख रुपए तक की घोषणा कर दी थी। हालांकि उनके जीते जी ना सही, मगर देहांत के बाद ही उनका ये सपना पूरा हुआ और टाटा ने देश को दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आज भी भारत का गौरव है और आज भी भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में ये नंबर 1 है। बाद में टाटा ग्रुप ने भारत को बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिए। एक समय की बात है, एक बार जमशेद जी मुंबई के रिसोर्ट में गए, मगर दरबान ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गेट पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अंग्रेजों द्वारा ये अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने जवाब देने के लिए जमशेद जी ने बनाया एक ऐसा शानदार 5 तारा होटल जिसकी खूबसूरती और सुविधाओं के चर्चे पूरी दुनिया में फैले। जिसने देखा वो बस देखता ही रह गया। ताज होटल आज भी ये आइकॉनिक होटल भारत के गौरव का प्रतीक है। ये होटल था अंग्रेजों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़, उनको करारा जवाब एक भारतीय की तरफ से। ये पूरा हुआ 1903 के आखिर में। उस टाइम इस होटल को बनाने के लिए कुल लागत 4 करोड़ 21 लाख रुपए आई थी और ये पहला भारतीय होटल था जिसमें बिजली थी। असल में मॉडर्न इंडिया की नींव रखने में जमशेद जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मियों को कभी अलग नहीं समझा, हमेशा उन्हें अपने परिवार का एक हिस्सा माना। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने साफ़ सुथरी झोंपड़ियाँ, घर बनवाए, सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाईं, उनके लिए डिस्पेंसरी, पार्क, लाइब्रेरी बनवाई। जमशेद जी के असूलों पर चलते हुए और उनकी सोच के साथ टाटा ने सफलता के शिखर को छुआ। आज टाटा भारत का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड है। आज टाटा ग्रुप की फैक्ट्रीज के अंदर सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ का उत्पादन होता है। आज इनकी बहुत सी कंपनियां, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा एयरलाइंस, टाटा मोटर्स और इनके बहुत बड़े ब्रांड जैगुआर, लैंड रोवर आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देते हैं। आज टाटा 7 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। आधी से ज़्यादा कमाई टाटा डोनेट कर देते हैं। जमशेद जी के तीनों सपने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जिनका उन्होंने बीज बोया था, जिनका उन्होंने सपना देखा था, उनकी पीढ़ी ने ना सिर्फ इनको पूरा किया बल्कि इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैलाईं। टाटा के बारे में लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे हर कोई शरण ले सकता है। जमशेद जी ने ऐसे समय में भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाया जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, इस स्टोरी से बहुत लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, वहीं दूसरे भी होंगे। हाँ ठीक है, वो तो जमशेद जी टाटा थे, कर गए, हम क्या करें, वो तो कितने महान इंसान थे। देखिए, कोई जन्म से महान नहीं होता, महान बनता है अपनी सोच से, अपने कर्मों से। बाकी चॉइस आपकी है, चुनना आपको है। आज जमशेद जी टाटा जी की पुण्यतिथि है
आज ही के दिन 19 मई 1904 को उनका स्वर्गवास हुआ था। तो आइए हम भी इनके जीवन चरित्र से सीखकर अपने आदर्श स्थापित करें और अपने राष्ट्र को बुलंदियों पर ले जाने के प्रयास में डूब जाएं। जय हिंद। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीं मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी